नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों से बात कर चुका था अपने जो मेल ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बारे में मैं बात कर चुका था। अब आज अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, ठीक है। इससे ही आपको कंप्लीट समझना है और संरचना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। बाकी संरचनाओं की डिटेल और उनके कार्यों की बात अपन जैसे जैसे फीमेल के अंदर होने वाले कुछ क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर जो अंडजनन की क्रिया है वो, आवर्तकाल जो होता है वो, और किस तरह जो है ब्लास्टूला, जायगोट से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से मोरूला, ये सब क्रियाएं होती है, गैस्टूला, ये सब इनका निर्माण होता है। इन सभी को जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके यहाँ पर कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जैसे नर्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्राथमिक जनन अंग ओवरी दिखा था, उसी तरह यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्राथमिक जनन अंग होता है। वो क्या होता है तो ध्यान रखना, यहाँ पर अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। तो ये एक जोड़ी अंडाशय फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये फीमेल के क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय से एक फैलोपियन नलिका जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? फैलोपियन नलिका जुड़ी होती है। ये फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ और ये ब्लू करके, और यहाँ पे थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंडाशय है। इस अंडाशय से ये जो नलिका यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये नलिका क्या कहलाती है? फैलोपियन नलिका कहलाती है। क्या कहलाती है? फैलोपियन नलिका कहलाती है। इस फैलोपियन नलिका की बात करूँ, इस फैलोपियन नलिका के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इनफंडिबुलम कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगी सभी चीज़ें। और इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कहलाता है एम्फुला। क्या कहलाता है? एम्फुला। और इस जो हमारी फैलोपियन नलिका है और इसका ये वाला पार्ट स्थमस कहलाता है। तो अभी अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने यहाँ पर देखा कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक तो होता है हमारे जो फैलोपियन नलिका है उसका पहला भाग कौन सा होता है? इनफंडिबुलम। दूसरा भाग कौन सा होता है? एम्फुला। और तीसरा भाग कौन सा होता है? स्थमस होता है, ठीक है। अब ये जो इनफंडिबुलम है, इस इनफंडिबुलम में अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होती हैं। इन अंगुलीनुमा संरचना को यहाँ पर फिम्ब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिल। तो आप जो भी चीज़ें वो नोट करते रहो अपने नोट्स में, साथ साथ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। महिलाओं में जो मुख्य जो प्राथमिक जनन अंग वो क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय के किससे जुड़ी होती है? अंडाशय के पास क्या पाई जाती है? फैलोपियन नलिका पाई जाती है। ये फैलोपियन नलिका की बात करूँ तो ये 3 पार्ट में बटी होती है। 3 कौन कौन से? इसका पहला पार्ट इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्फुला और तीसरा पार्ट स्थमस। इस एम्फुला में अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको फिम्ब्रियल बोलते हैं, ठीक है। ये फिम्ब्रियल का एक कार्य होता है। क्या कार्य होता है? ये फिम्ब्रियल क्या करता है? इस अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण होता है उसको निकालकर फैलोपियन नलिका में लाने का काम कौन करता है? ये अंगुलीनुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, इस फैलोपियन नलिका की जो एम्फुला वाला पार्ट है, इस एम्फुला वाले पार्ट में ही निषेचन का कार्य संपन्न होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निषेचन का कार्य कहाँ पे संपन्न होता है, अगर ऑप्शन में यहाँ पर फैलोपियन नलिका नहीं दे रखी हो तो आपको क्या करना होगा? फैलोपियन नलिका नहीं दे रखी हो और फैलोपियन नलिका के पार्टों के नाम दे रखे हो तो ध्यान रखना एम्फुला में निषेचन का कार्य संपन्न होता है। उसके बाद अगर मान लो आपसे निषेचन का कार्य के लिए फैलोपियन नलिका का ही नाम दे रखा हो तो फैलोपियन नलिका आपको सीधा बताना होगा, ठीक है।
उसके बाद ये फैलोपियन नलिका खुलती है यहाँ पे गर्भाशय में। ये होता है गर्भाशय जहाँ पे गर्भ धारण किया जाता है यहाँ, और बच्चा अपना 9 महीने का जीवन काल यहीं पे, पूरा जीवन जो 9 महीने का जीवन काल है वो यहीं पे बिताता है। अब इस गर्भ की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इस गर्भ में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है। जिस प्रकार अपन ने वृषण में 3 प्रकार की परतें देखी, 3 प्रकार के आवरण देखे थे, उसी प्रकार गर्भाशय में 3 प्रकार के आवरण होते हैं। कौन कौन से? एक तो मायोमेट्रियम होता है जो कि मध्य भाग में पाया जाता है। एक होता है पेरीमेट्रियम जो सबके से बाह्य भाग में पाया जाता है, या बाह्य आवरण जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है गर्भाशय का। गर्भाशय का मध्य आवरण मायोमेट्रियम होता है, और गर्भाशय का सबसे आंतरिक आवरण जो होता है वो एंडोमेट्रियम होता है। तो 3 आवरण हो गए, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी है, मध्य का मायोमेट्रियम और अंदर ही अंदर का एंडोमेट्रियम। इन सभी के कार्य धीरे धीरे आगे आपको सब समझ में आ जाएंगे, अभी केवल संरचना ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ से योनि का रास्ता है, और यहीं से हमारा जो सीसन है वो प्रवेश करता है, और यहीं से जो है शुक्राणु भी यहीं से योनि के माध्यम से ही प्रवेश करता है। और शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करने के पश्चात, जैसे मान लो शुक्राणु यहाँ से आया तो गर्भाशय से होता हुआ शुक्राणु कहाँ जाएगा? शुक्राणु फैलोपियन नलिका में जाएगा, क्योंकि अंडाणु कहाँ पे है? फैलोपियन नलिका में है। तो फैलोपियन नलिका के एम्पुला पार्ट में अंडाणु इंतजार कर रहा होगा शुक्राणु का, तो शुक्राणु फैलोपियन नलिका के एम्पुला वाले पार्ट में जाएगा, अंडाणु से फिर क्रिया। तो इस तरह दोस्तों हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसी के बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट चलता रहता है, क्या कि सर यहाँ पे आप जो भी करवा रहे हो, यहाँ पे जो क्लासेस दे रहे हो, एक तो वो छोटी देते हो, ऊपर से आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये डाउट कभी कभी किसी ना किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में आया होगा। तो देखो, पहली बात तो आपकी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के कितने डेज़ बचे हैं? 94 डेज़ बचे हैं आज से, ठीक है। अब 94 डेज़ में एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, और इतने कम टाइम में अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा क्लासें अगर मैं आपको दूंगा, अगर मान लो मैं एक ही टॉपिक की 10-10 क्लासें आपको दे दूं, 5-5 क्लासें आपको दे दूं, तो फिर हो लिया कल्याण। क्यों? पूरे 16 टॉपिक है, अगर 16 गुणा अगर मैं 10 करता हूँ तो 160 दिन लगता है, यानी 160 घंटे का टाइम लग जाएगा। 160 घंटे का मतलब क्या हो गया? डेली आप 2 लेक्चर लोगे, इससे ज़्यादा तो लेने से रहे, तो 160 क्लासों का मतलब हो जाता है कि आप 100 दिन में भी कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि टाइम पर सिलेबस हो सके। और देखिए दोस्तों, ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है, और इसमें आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, कंप्लीट नोट्स आपको समझाए जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ा है और उन्होंने कोर्स नहीं लिया है, वो कोर्स ले सकता है। मात्र 1000 रुपये का कोर्स है, और लैब असिस्टेंट महावीर सर के दिशा निर्देश में एक कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है। महावीर सर खुद एक लैब असिस्टेंट है, उनके पास एक ऑथेंटिक मैटर आपको मिलेगा, और उनके कंप्लीट कोर्स में जो भी मैटर आपको मिलेगा वो कम्प्लीटली लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल काबिलियत साबित होगा, और यहाँ पर आपको सिलेक्शन में पूरी तरह से आपकी पूरी मदद करेगा। बस ज़रूरत होगी तो केवल आपकी मेहनत की। हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, अब ज़रूरत है आपके मेहनत करने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसको नोट्स के माध्यम से आगे चीज़ों को समझते। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन जो यहाँ पर बात करेंगे वो अपन यहाँ पर बात करेंगे अंड जनन की क्रिया, ठीक है। मैंने पूरी कंप्लीट संरचना आपको समझा दी, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहाँ से आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अंड जनन की क्रिया oogenesis किसे कहते हैं? तो जैसा कि शुक्र जनन समझाया था, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो है अंडाणु के निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो शुरू करते हैं, इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मादा के अंडाशय में अंडे का निर्माण अंड जनन कहलाता है। तो मादा के अंडाशय में होता है अंडाणु का
निर्माण। अब देखिए किस तरह से होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है तो अच्छे से समझना। देखिए यहाँ पे मादा जनन कोशिकाएं होती है जो कि 2n अवस्था में होती है। ये मादा जनन कोशिका में क्या होता है, गुणन यानी समसूत्री विभाजन होता है। जब मादा जनन कोशिका में गुणन यानी समसूत्री विभाजन होता है तो वो गोनिया में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, उगोनिया, जो कि कैसी होती है, 2n होती है। अब ये उगोनिया में जो बदली है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, और वृद्धि के फलस्वरूप यहाँ पर प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, जिसे प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोसेस रुक जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस भ्रूणीय अवस्था में होता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद ये प्रक्रिया यहाँ पे रुक जाती है। और ध्यान रखना, ये किस फेज़ में रुकती है, तो प्रोफेज फर्स्ट में रुकती है। किस में, प्रोफेज फर्स्ट में रुकती है। तो एक बार अच्छे से देख लो, अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि मादा जनन कोशिका में क्या होता है, गुणन होता है, समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप उगोनिया का निर्माण होता है। उगोनिया में क्या होती है, वृद्धि, वृद्धि के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंड कोशिका, और ये जो प्राथमिक अंड कोशिका होती है ये प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पर रुक जाती है। और ये जो कंप्लीट प्राइमरी oocyte तक का जो प्रोसेस है ये भ्रूणीय अवस्था में होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होगा, भ्रूणीय अवस्था में प्राइमरी oocyte बनकर रुक जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे का जन्म होगा। क्या होगा, बच्ची का जन्म होगा। जो बच्ची यहाँ पर है उसका यहाँ पर क्या होगा, जन्म होगा। जन्म होने के बाद जब बच्ची यहाँ पर जन्म ले लेगी, और जन्म लेने के बाद ये किशोर अवस्था में चली जाएगी, तो उसके बाद ये प्राइमरी oocyte में विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा। ये कब होगा, ये ध्यान रखना, जन्म के बाद जब किशोर अवस्था में पहुंच जाएगी बच्ची, तब उसके बाद उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा। आगे देखिए, ये मियोसिस फर्स्ट होगा तो जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। जिस तरह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था उसी तरह सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बनेगा। अब ये प्रक्रिया भी यहाँ पर रुक जाएगी। द्वितीयक अंड कोशिका बनने के बाद फिर रुक जाएगी ये प्रक्रिया। और किस फेज़ में रुकेगी, ध्यान रखना, मेटाफेज सेकंड में यहाँ पर ये प्रक्रिया रुक जाएगी। और यहाँ पर जब सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा तो उसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना, पहली ध्रुवीय काय का भी निर्माण होगा। पूछा जाता है कभी कभी कि पहली ध्रुवीय काय का निर्माण कब होता है, तो ध्यान रखना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बनने के साथ सेकेंडरी oocyte के बनने के साथ साथ क्या बन जाती है, पहली ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय काय बन जाती है। ठीक है, एक बार वापस समझ लो ऊपर से नीचे तक। मादा जनन कोशिका में क्या होता है, गुणन, समसूत्री विभाजन, उगोनिया का निर्माण होता है, उगोनिया में वृद्धि होती है। प्राथमिक अंड कोशिका प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, और ये प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाती है। और ये कार्य कहाँ, ये जो क्रियाकलाप है ये भ्रूणीय अवस्था में होता है। अब यहाँ पे ये रुक गया, बच्चे जो जन्म लिए उस बच्ची का यहाँ पे क्या होगा, किशोर अवस्था में पहुँचेगी। अब वो लड़की बन चुकी है। अब यहाँ पर किशोर अवस्था में पहुँचने के बाद इस लड़की में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte n होगी, ध्यान रखना, प्राइमरी oocyte 2n होगी, सेकेंडरी oocyte n अवस्था में अगुणित होगी। और ये पहली ध्रुवीय काय का भी निर्माण होगा इसी अवस्था में। ये क्या है, द्वितीय अंड कोशिका। अब ये क्रिया मेटाफेज सेकंड में रुक जाती है। फिर उसके बाद जो मियोसिस सेकंड है, जब अंडाणु है, ये अंडाणु है, यहाँ पे अंडाणु में मेटाफेज में सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो चुका है और ये क्रिया रुक गई। अब शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करेगा तब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होगा, और उसके फलस्वरूप यहाँ पे अंडे का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा। तो मियोसिस सेकंड कब होगा, अंडे का निर्माण कब होगा, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कब होगा, तो ध्यान रखना, अंडाणु का निर्माण मियोसिस सेकंड के बाद होगा। और मियोसिस सेकंड कब होगा, जब शुक्राणु अंडाशय में प्रवेश कर जाएगा तब। और ये जो अवस्था है, इस अवस्था में यहाँ पे दूसरी ध्रुवीय काय बनती है। जब अंडाणु बनता है तब दूसरी ध्रुवीय काय बनती है। अब जब सेकेंडरी oocyte बनता है तब पहली ध्रुवीय काय बनती है। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लेना। अब वीडियो में मान लो कोई भी प्रॉब्लम आई तो एक बार वापस आप
देख लेना। अब मैं यहाँ पे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। छोटी सी बात क्या, कि जब यहाँ पर लड़की क्या थी, भ्रूणीय अवस्था से जन्म ली। जब उसने जन्म लिया तो उसमें क्या था, उसमें प्राइमरी oocyte था। क्या था? प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte का कुछ नहीं होता जब तक वह किशोर अवस्था में नहीं हो जाती। जैसे ही किशोर अवस्था में पहुंचती है, मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte किस में बदल जाता है? तो ध्यान रखना, वो प्राइमरी oocyte किस में बदल जाएगा? वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है, जन्म लेने से लेकर के और किशोर अवस्था तक, उसके अंतर्गत बहुत सारा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? डिटेल से देखो। जन्म हुआ, ये अंडाशय है, अंडाशय में ये प्राइमरी oocyte है 2n अवस्था में, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte जब लड़की ने जन्म लिया तब इस प्राइमरी oocyte पे कुछ नहीं था, लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोसा कोशिका की जो है आवरण बनना शुरू हो जाता है। अब ये ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण बनता है, जिसके फलस्वरूप इसका नाम प्राथमिक पट्टिका रख दिया गया। फिर उसके बाद इसमें एक और क्या बनता है, ग्रेनुलोसा पट्टिका का आवरण बनता है। ये ग्रेनुलोसा पट्टिका का दूसरा जो आवरण है, इसे थीका कहते हैं, थेका कहते हैं, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा कोशिका कहते हैं। अब फिर वापस से एक और पट्टिका का निर्माण होता है ग्रेनुलोसा की। तो यहाँ पे दो पट्टिका बन चुकी है। आप इसमें तो खैर दिखेगा नहीं, ये दो पट्टिका बन गई, एक तो ये बाहर वाली और एक इसी के बाहर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले समझ लो। एक पट्टिका ये और एक इसके बाहर, तो बाहर वाली को तो थीका एक्सटर्ना कहते हैं और अंदर वाली को यहाँ पे थीका इंटरना कहते हैं। तो एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ। देखो, दो पट्टिका बनती है, मैं आपको पहले बताता हूँ। एक पट्टिका ये बन गई, ये यहाँ पर इस तरह की ये होती है ग्रेनुलोसा, और इसके अंदर ये 2n अवस्था, ठीक है। ग्रेनुलोसा एक पट्टिका तो ये बन गई, और दूसरी पट्टिका ये बन गई। तो ये वाली जो पट्टिका, एक मिनट, इसके नीचे वाली एक पट्टिका ये बनती है। तो यहाँ पे दो पट्टिकाएं बनी हैं। दो पट्टिका कौन कौन सी? एक पट्टिका तो यहाँ पर 1 सेकेंड, एक पट्टिका तो ये बनी है, ये अंदर वाली, जिसे थेका इंटरना कहते हैं, और एक पट्टिका ये बनी है, ये वाली जो पट्टिका है ये थेका एक्सटर्ना कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना कि ये अंदर वाली तो थीका इंटरना कहलाएगी और ये बाहर वाली थीका एक्सटर्ना कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की पट्टिकाएं बन जाती है, और उसके अंदर जो आवरण होता है इस तरह का, ये वाला, ये ग्रेनुलोसा का होगा। और उसके बाद आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ ये संरचना। ये देखिए, यहाँ पर ये बन गया अपना बाहर वाला थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर ये है थीका इंटरना, और ये आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, ग्रेनुलोसा कोशिका है। और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर क्या है, तो एंट्रम है। क्या है? एंट्रम। एंट्रम क्या? ये एक द्रव्य होता है जिसका निर्माण हो जाता है। और ये रहा हमारा प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte किशोर अवस्था में यहाँ पर इस संरचना को हम तृतीयक पट्टिका कहते हैं, और जहाँ पे केवल थीका का निर्माण होता है उसे द्वितीयक पट्टिका कहते हैं। तो देखिए, वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे ग्रेनुलोसा कोशिका की पट्टिका बनती है, इसे प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte। उसके बाद एक और ग्रेनुलोसा पट्टिका जिसे थीका कहते हैं, और अंदर वाली ग्रेनुलोसा कोशिका, इसे द्वितीयक पट्टिका कहेंगे। और जो तीसरी संरचना है जिसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा पट्टिका होती है, किसके, और एंट्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक पट्टिका कहते हैं, ठीक है। अब तृतीयक पट्टिका बनने के पश्चात किशोर अवस्था आ जाती है। इस किशोर अवस्था में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो ये 2n अवस्था में जो ये उपस्थित है, क्या नाम है इसका, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte उपस्थित है, इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, नहीं सॉरी, मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte बनता है। और ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बनने के बाद ये यहाँ से जुड़ जाता है, ग्रेनुलोसा कोशिका से जुड़ जाता है। अब ये ग्रेनुलोसा कोशिका से जुड़ा है, जिस भित्ति या जिस चीज़ के माध्यम से जुड़ता है उसे हम कोमुलस ओफी, एक मिनट जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर
कोमुलस ऑफोरस यहाँ पे कहा जाता है। कोमुलस ऑफोरस के माध्यम से ग्रेनुलोसा पट्टी कोशिकाओं से यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है वो जुड़ता है। तो इस संरचना में कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो पीछे करके अच्छे से देख लेना। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा और उसमें मैं अच्छे से इस चीज़ को डिटेलली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो कल मैं डलवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। जन्म से किशोर अवस्था तक प्राइमरी oocyte में परिवर्तन होता है। यह मैंने आपको बता दिया किस तरीके का परिवर्तन होता है। और जन्म के समय ये वाली बात जो है आपको नोट नहीं करनी है, ये थोड़ा सा शुद्ध है इसमें, तो ये वाली बात नोट नहीं करनी, बस ऊपर तक का ध्यान रखना है कि जन्म से किशोर अवस्था तक प्राइमरी oocyte में परिवर्तन होता है। और किस तरीके का परिवर्तन होता है वो ऊपर मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट जो बात आती है आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल क्या है? लैंगिक चक्र है, सेक्सुअल साइकिल है। और ये आवर्तकाल की बात करूँ तो इसका प्रारंभ किशोर अवस्था में होता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है। तो इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और हो सकता है कल की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद अपन न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।